नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं सांची बात। जी हां, इस वक्त मैं अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ यहां पर मौजूद हूं एलटीजी ऑडिटोरियम में, जहां पर पंचानन पाठक स्मृति सप्तांत हास्य नाट्य समारोह चल रहा है। और यहां पर 16 जो नाटक हुए, उन सब को जो नाटकों में जो बेस्ट नाटक रहा, जो बेस्ट एक्टर रहा, जो बेस्ट राइटर रहा, जो बेस्ट डायरेक्टर रहा, उन सभी को यहाँ पर आज जो है पारितोषिक दिया जाना है, उन्हें अवार्ड दिया जाना है। तो वो अवार्ड जो फंक्शन है उसका मैं आपको हिस्सा बनाता हूं और बता दूं कि ये जो यहाँ पर पंचानन पाठक स्मृति सप्तांत हास्य नाट्य समारोह 2022 का जो यहाँ पर आयोजन किया गया, वो मंच आप सबका यानी कि मास्क ग्रुप के द्वारा किया गया, और जिसके जो संस्थापक हैं दिनेश अहलावत, उनके कड़ी मेहनत और उनके जो है देख रेख में उनकी टीम के साथ ही इस आयोजन का समारोह किया गया। तो आइए चलिए देखते हैं अवार्ड सेरेमनी में कि कौन बेस्ट एक्टर रहा, कौन बेस्ट डायरेक्टर रहा, कौन बेस्ट राइटर रहा। श्री अजय रोहिल्ला जी आइए। श्री विनोद पांचाल जी, और मैं चाहूंगा इस फेस्टिवल में भाग लेने वाले निर्देशक या कलाकार थोड़ा आगे आ जाएं ताकि उनसे बात करना चाहें हमारे जजेस तो बात भी कर पाएं। पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगा हमारे इस बीच में मेरे समेत 16 हमारे 15 निर्देशक जिन्होंने इस फेस्टिवल में भाग लिया और बहुत अच्छे अच्छे नाटक किए, बहुत मेहनत की। हम यहाँ से कुछ दे नहीं पाते क्योंकि इसमें कोई सरकारी सहायता नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरा तन मन धन से सहयोग दिया। तो मंच पर बुलाना चाहूँगा जो भी निर्देशक हैं, आइए मंच पर। जो भी निर्देशक यहाँ आए हुए हैं आइए। योगेश जी, काजल जी, संदीप जी, प्रदीप जी, हमारे अमूल सागर जी, इन सभी ने हमारे इस फेस्टिवल में बढ़ चढ़ हिस्सा लिया, पूरी मेहनत की। मैं चाहूँगा हमारे पांचाल जी या रोहिल्ला जी या त्रिपाठी जी कुछ सवाल करना चाहें रिजल्ट से पहले। नहीं, सवाल तो देखिए क्या है कि ऐसे समय में जब रंगमंच जो है खुद कई वजहों से एक संकट के दौर से गुजर रहा है, तो फिर भी ये लोग नाटक कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। इसमें सवाल उतना नहीं है जितना इनका समर्थन किया जाना चाहिए, जिनका इनके सहयोग और इनके डेडिकेशन की जो सराहना की जानी चाहिए, वो बड़ी बात है। क्योंकि रंगमंच क्यों कर रहे हैं, नाटक क्यों कर रहे हैं, ये सवाल तो सनातन है और सदियों से पूछा जा रहा है और सदियों पूछा जाना रहेगा। क्योंकि रंगमंच कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, रंगमंच जो एक दिल की आवाज़ है। और कोई नाटक कैसे करता है, क्यों आया, ये सवाल भी होने चाहिए, हैं भी, रहेंगे भी। लेकिन पिछले 3 साल से 2.5 से जो देश में वातावरण है, समाज में जो वातावरण है, सबसे ज़्यादा जो कला विधा क्षतिग्रस्त हुई, बाधित हुई, वह रंगमंच ही है। क्योंकि रंगमंच एक सामूहिक कला है और ये अकेले नहीं हो सकता। पेंटिंग अकेले हो सकती है, साहित्य लेखन भी अकेले हो सकता है, और संगीत भी आप अकेले गा सकते हैं, बजाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर रंगमंच तो कलेक्टिव है, इसमें कम से कम 2 तो चाहिए, एक डायरेक्टर और एक एक्टर, और फिर ज़्यादा 10, 20, 15, 50 तक के ग्रुप होते हैं, जो कि बड़ा मुश्किल रहा पिछले 2-2.5 साल में। हम सब जानते हैं, उसको कहने की ज़रूरत है। लेकिन मैं ये ज़रूर थोड़ा सा सवाल की तरह नहीं, लेकिन ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि वो कौन सी निष्ठा थी जिससे वो पिछले कुछ वर्षों में लगातार लगे रहे और इस फेस्टिवल में भी आए। वो पंचानन पाठक जी की स्मृति में दिनेश जी के प्रयास से, तो थोड़ा सा अगर वो जो लोग चाहें इसमें से 1-1, 2-2 मिनट बोल दें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि इससे मेरा कोई ज्ञानवर्धन नहीं होगा, बल्कि आप लोगों का उत्साहवर्धन होगा।
कहना चाहते हैं? मेरे ख्याल से काजल जी ने जो प्रयास करे हैं पिछले पैंडेमिक में, कम से कम 250 इन्होंने वार्ताएं रखी, मेरे ख्याल से, हाँ 300। तो इट इज़ अ वेरी कमेंडेबल थिंग बिल्कुल कि उन्होंने इसको जीवित रखा इन चीज़ों को, क्योंकि पेंडेमिक में मतलब क्या करें क्या ना करें, तो इसमें भी क्रिएटिविटी फिर निकली और लोगों ने, काजल जी जैसे लोगों ने मतलब इतना प्रयास करा। हमने भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा अपना योगदान करा, लेकिन इनका तो बस ज़बरदस्त, इट वॉज अ हिमालयन टास्क। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सही गई। सर ने बड़ा एक वाजिब सा सवाल पूछा कि वो क्या चीज़ थी जो जिसने शायद हमें बढ़ने के लिए मजबूर किया। मुझे लगता है कि अगर एक प्रैक्टिकल रियलिटी की तरह देखें तो वो ब्रेड एंड बटर तो था, मतलब हम लोग उससे दूर नहीं ले जाना चाहूँगा, ब्रेड एंड बटर भी था कि हम कैसे सरवाइव करेंगे, क्योंकि शायद वो भावनात्मक एक पहलू है, हम थिएटर कर रहे हैं कि हम आर्ट के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो एक प्रैक्टिकल पहलू भी था। मैं बस एक छोटा सा किस्सा शेयर करूँगा। मार्च 22 या 23 मार्च को ये विपदा आ गई है, इसका अनाउंसमेंट हो गया था और शायद दिल्ली के तमाम थिएटर ग्रुप की तरह हम लोग भी शट डाउन हो गए थे और सभी ने धीरे धीरे बंद करना शुरू कर दिया था। मार्च हम लोग बंद रहे। शुरुआत में दिन बहुत अच्छा था, लगा कि बड़े वक्त बाद बड़ा ब्रेक मिला है, तो मैगी भी बना रहे हैं, डालगोना कॉफ़ी भी बना रहे हैं, वी वर इन्जॉइंग। अब मार्च ऐसे बीत गया पता नहीं चला, क्योंकि हमें लग रहा था ये कुछ 2-4 दिनों का फेस्टिवल है, ख़त्म हो जाएगा। अप्रैल आया, लगा अप्रैल पूरा जाने वाला है, तो अप्रैल में भी कुछ थिएटर की कुछ गतिविधियाँ नहीं की, चुपचाप बैठे रहे। अप्रैल के बाद मंथ बढ़ते रहे, मई आया, जून आया, और मैं अभी ये सिर्फ अपने ऊपर ले रहा हूँ, अभी अब एक्टर्स की बात नहीं करूँगा, कि मैं दिमागी तौर पर थोड़ा थकने लगा था, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि आसपास क्या चल रहा है, ये शायद मैं परेशान हो रहा था दिमागी तौर पर, जिसमें शायद वो मेरी एंजाइटी भी हो सकती है, या और मैं कहा कि मैं इससे कैसे बाहर निकल सकता हूँ। मैंने कहा कि चलो कुछ करने के तरीके ढूंढने होंगे। मुझे याद है हम लोगों ने जुलाई के आसपास में तय किया, क्योंकि उस समय आपदा थी, चीज़ें थोड़ी बहुत ही खुली थी। हमने कहा क्यों ना कि हमारे स्टूडियो को ब्लैक बॉक्स बना देते हैं और वहाँ पर नाटक प्रस्तुत करते हैं, लेकिन पता चला कि तब तक ऑडियंस को बुलाना नामुमकिन था, तो कोशिश किया कि क्यों ना उसको नाटकों को रिकॉर्ड कर लिया जाए और उसका यूट्यूब प्रीमियर कर दिया जाए। एक्टर्स को अगस्त में हम लोगों ने बुलाया, शूट किया और एक कहानी फेस्टिवल के नाम से किया। मुझे लगता है कि वहाँ से जब वो मूवमेंट शुरू हुआ, मतलब अब मुझे याद है हमने अगस्त 2020 में ब्लैक बॉक्स बनाकर तकरीबन 5 शॉर्ट प्लेस का, जिनमें मरणोपरांत, हवालात जैसी शॉर्ट कहानियों के ऊपर नाटक था, वो किया। और मैं वो रिज़ल्ट देखना चाहता कि उसका मुझ पर क्या असर हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि 47 के बाद हम लोगों ने कभी कोई ऐसी कॉमन विपदा नहीं देखी जिसमें हम शायद सब लोग ना जुट सकें, एक साथ आ सकें। एंड मुझे लगता है दैट हम एज इंडियंस ज़्यादातर मौक़ों पर फेल होते हैं कि जब ऐसी विपदा आती है हम लोग, क्योंकि हमने देखा कोविड के दौरान भी रेमडेसिविर के साथ क्या हुआ या ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ क्या हुआ, तो हम लोग मुझे लगता है कि फेल होते हैं। एक मौका था शायद हमारे पास कोविड, जब हम लोग बहुत संख्या में पास हो सकते थे, कई लोग हुए भी, कई लोगों ने अपने आप को एक वॉरियर के तौर पर साबित किया, लोगों की मदद करने आए। मुझे लगता है कि एक टाइम के बाद हम लोग अपने दायरे के बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं, तो शायद वो 2020 के बीच में मैंने अपने दायरे के बारे में सोचना शुरू किया। जब अपने दायरे के बारे में सोचना शुरू किया तो शायद सबसे पहले मेरे परिवार और स्टूडेंट्स ही आए, देन वी स्टार्टेड कि नहीं हम लोग काम करना जारी रखेंगे। फिर उसी ब्लैक बॉक्स में, जो ब्लैक बॉक्स अगस्त 2020 में बना, तो उसमें लगातार शोज़ करते रहा। मुझे लगता है कि वो एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता रहा। और मुझे याद है कि एक टाइम के बाद मेरे लिए तो ऐसा हो गया कि मैं मंडी हाउस शो करने आऊँगा भी नहीं आऊँगा, मैं आना चाहता हूँ भी नहीं आना चाहता, इस पर भी शायद सवाल उठ गए थे उस बीते वक्त में। और यही वजह रही कि शायद उस ब्लैक बॉक्स में कुछ 14-15 नाटकों के 30-35 शोज़ हमने किए। रविंद्र सर को भी हमने वहाँ पे कुछ शोज़ देखने बुलाया, कई लोगों को हमने वहाँ शोज़ देखने बुलाया, कि लगातार पिछले 2 साल से शोज़ करते रहे। उस पहले शोज़ के बाद जो मुझे लगा, जो मेंटल सेटिस्फैक्शन मिला, मुझे लगता है, और मेरे एक्टर से जब मैंने वी वर डिस्कसिंग कि क्या हमें ये करना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग बहुत सफोकेटिंग माहौल में काम कर रहे थे, मास्क पहन के काम कर रहे थे, कई बार फेस शील्ड लगा के काम कर रहे थे। मैंने कहा कि क्या ये जो हम पेन ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा पेन कभी लिया नहीं, कि सांस फूल जा रही है, हम एक्सरसाइजेस नहीं कर पा रहे हैं, एक रूटीन है जो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, शायद घर पे एक्सरसाइज कर रहे हैं फिर स्टूडियो आ रहे हैं, क्या हम इस सफरिंग के लिए तैयार है? मुझे लगता है कि शायद एक्टर्स का और मेरा भी, मतलब इसमें हम सब बराबर है। मुझे लगता है कि जब वो जवाब लगेगा ना, इसके अलावा कुछ सूझ नहीं रहा है,
क्योंकि जब भी घर बैठ रहे हैं, मुझे याद है हम लोग नॉइजेज ऑफ पे काम कर रहे थे, जो नाटक को हम पिछले 95 में लेके आए थे, और वो नॉइजेज ऑफ हम लोग सेकंड वेव के वक्त बना रहे थे। मुझे याद है सेकंड वेव में ज़्यादा मौतें हुई, मेरे आसपास भी बहुत मौतें हुई। सेकंड वेव ने हम सबको हिला के रखा और हम एक कॉमेडी प्ले पे काम कर रहे हैं, पर रोज़ रात को जब उसकी रिहर्सल खत्म होती थी तो लगता था कि अगर ये ना कर रहे होते तो शायद बहुत परेशान होते थे। तो मुझे लगता है कि बीते 2 साल में मेरे लिए थिएटर के लिए या वो महत्व बढ़ा दिया कि ये शायद खुद को, अभी तो मुझे लगता है कि बला पूरी तरह टली है, बस अभी भी शायद वो है कि ये खुद को शायद बचाए रखने की जंग ज़्यादा है, खुद को दिमागी तौर पर एक्टिव रखने की ज़्यादा है कि नकारात्मक माहौल में कैसे खुद को सकारात्मक रखा जा सकता है। वो दौड़ रहा, मतलब वही एक मोटिवेशन रहा शायद बीते 2 साल से काम करने का। और लास्ट में बस ये कहूँगा कि एक मोटिवेशन ये रहा जब कोविड में अचानक हुआ कि लगा कि लोग जा रहे हैं, और बहुत आसपास के, मैं जानता हूँ मेरा जिस स्कूल में 2014 में जिस स्कूल में मैंने सबसे पहले पढ़ाया था, वो प्रिंसिपल से मैं अभी भी बात करता हूँ, वो नहीं रही। तो ऐसा लगा जैसे फिर करीब के लोग अचानक से चले गए। वो एक मौका ये भी रहा जब मुझे ये रियलाइज़ भी ज़्यादा हुआ एक निर्देशक के तौर पे कि मैं जाना बहुत आसान है, हम किस तरह का काम छोड़ कर जाएंगे। और शायद ये भी रहा कि 2 साल के अंदर मैंने अपने अंदर एक इल्हाम पाया कि हम किस तरह का काम छोड़ कर जाएंगे, निर्देशक के तौर पर भी और शायद अभिनेता के तौर पर भी। तो एक चीज़ जो सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है कलाकारों के लिए, सीनियर कलाकारों के लिए, वो डिजिटली चैलेंज्ड जो थे, वो डिजिटली हाँ, वो कभी उन्होंने ये कान में लगा के वो मतलब इंटरव्यू चल रहे हैं, सो दे बिकेम डिजिटली अवेयर एंड एक्टिव डिजिटली कि भाई उसको कैसे हैंडल करते हैं, कि कान में कैसे लगाना है, क्या करना है, फेस कहाँ रखना है। तो काफ़ी इन्होंने वो महसूस करा, दिक्कत हमने भी करे थे AITC की तरफ से, काफ़ी इंटरव्यू हमने भी करे एंड आई होस्टेड लॉट मेनी शोज। तो वो जो डिजिटली चैलेंज लोग थे ना Exactly. तो वो हम डिजिटली वी बिकेम वेरी वेरी प्रोएक्टिव। तो ये एक बहुत नेमत हुई पेंडेमिक की। टफ वक्त था वो। उस वक्त म्यूजिकल शो स्टार्ट किए कि थोड़ा सा मेंटल पीस मिले। मंटो की कहानियाँ, 22 मंटो की कहानियों को लिया हमने और उनको हमने घर बैठे बैठे उनको अलेक्ट किया, उनको इकट्ठा करके यूट्यूब पे डाला। शख्सियत के 300 एपिसोड के इन लोगों ने, हम इन चीज़ों ने हमें आगे मतलब हम लोग इतने टेंशन में आ गए थे। सेकंड वे में जिस तरह से आपने बात की, उन दिनों हमारी एक रिहर्सल चल रही थी ऑनलाइन तांडव। हम लोग दिन में इतना डर जाते थे कि पता नहीं हमारा नंबर कब आएगा। वी आर सो स्कियर्ड कि सब क्या हो रहा है। लेकिन जब हम रात को ऑनलाइन रिहर्सल में मिलते थे तांडव की, तो इतना पीस मिलता था ना, तो तब लगा मतलब दैट इज बियॉन्ड वर्ड्स, दैट इज बियॉन्ड वर्ड्स। सर अब सबने बोल ही दिया सब कुछ, और सबकी एक ही कहानी थी, तो उस कहानी के एक पात्र हम भी थे। सब ऐसे ही चल रहा था जो सबके साथ परिस्थिति थी। मुझे लगता है थिएटर के लोगों को 3 चीज़ों ने जिंदा रखा। पहला, ऊपर बैठा खुदा, जिस्म में घुसा हुआ वैक्सीनेशन, और तीसरा हमारी नाटक, किताबें। बिल्कुल बिल्कुल। जब भी कुछ लगता था कि गड़बड़ हो रहा है, तो एक नाटक के सहारे इमेजिन करके दिन काट रहे थे। फिर धीरे धीरे शुरू हुआ, एंड देन उसके बाद भाई ने ब्लैक बॉक्स बनाया, मैम ने इतने सारे शोज़ डिजिटली लेकर आए, हमको मौका मिला, हमने एक रूफ थिएटर फेस्टिवल किया। करीबन 32 टीमें देश की आईं। एक ही मोटिव था, आज भी मोटिव है, हमेशा रहेगा, आपके साथ भी मेरे साथ ही। जब करना है तो करना है, ख़त्म बात। परिस्थिति कैसी भी हो देख लेंगे, वो ज़्यादा ताकतवर है या हम, बाकी बैठा खुदा है ही है बस। सर पॉकेट मार सर, बताइए अपने। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये जो कोविड का समय था, ये ऐसा था जैसे थिएटर वेंटिलेटर पे आ गया था, और हम एक होप पे जिंदा थे कि कब ये अनाउंस होगा कि आज से लॉकडाउन खत्म हो गया है। और लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं, काफ़ी लंबे समय तक हमने इस चीज़ को झेला, लेकिन हम जीवित थे। बिल्कुल सही कहा सर ने कि किताबें अगर ना होती तो शायद हम इतने
जिंदा नहीं रहते, काफ़ी लोग जिंदा नहीं रहते, क्योंकि काफ़ी आर्टिस्ट इस कोविड के समय में हमसे अलविदा कह गए, क्योंकि स्ट्रेस इतना ज़्यादा था कि जिसको झेलना हर किसी के लिए मुश्किल था। मैंने कुछ सुना भी ऐसा कि कुछ आर्टिस्ट मेंटली डिस्टर्ब हो गए, और भी बहुत सारी घटनाएं सामने आई। लेकिन ये खुशकिस्मती है हमारी कि आज जितने भी लोग इस हॉल में मौजूद हैं, वो सब कुछ ऊपर वाले की दुआ है, कुछ बड़ों का आशीर्वाद है और आपके गुरुजनों का आशीर्वाद है आपके ऊपर। क्या आज आप लोग यहाँ पे बैठे हैं और हम एक आने वाले भविष्य की एक, जिसे कहते हैं हम, उसकी संभावनाएं पैदा कर सकते हैं कि बेहतर से बेहतर कर सके, क्योंकि इस कोविड ने बहुत कुछ सिखाया है हमें। मैं इसको नेगेटिव नहीं देखता, मुझे ऐसा लगता है कि इसने हमें पेशेंस दिया कि ऐसे बुरे समय में कितना धैर्य रखना चाहिए, और एक होप दी हमें कि ज़िंदगी में जब आप सब कुछ हारा हुआ महसूस करते हो तो याद रखिए सवेरा हमेशा होता है। तो एक वैसा ही कुछ था हमारा। प्रदीप, आप कुछ कहिए। सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरे ख्याल से सबका रहा, कई लोग काफ़ी लकी रहे इसमें कि जो उनकी टीम थी वो लोकल ज़्यादा थी। हमारे साथ किस्सा ये था कि लोग दूर दूर थे, तो माँ बाप ने बोला घर पे आओ, घर पे आओ, घर पे आओ, तो डिसइंटीग्रेशन हो गया पूरा ग्रुप का और टीम का। एंड देन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम कि दोबारा आप रीवर्क करो, दोबारा टीम को बनाओ, फिर आप समझो, वो हमारे को समझें। तो एक बड़ा अजीब सा एक माहौल जो था। लेकिन धीरे धीरे फिर हमने इसीलिए शख्सियत को देखते हुए हमने ऑनलाइन फिर अपने रीडिंग चालू करवाई, जिससे कि लोग बिजी रहें, टच में रहें और थिएटर छूटे ना। नहीं तो कई बार छूट गया एक बार तो फिर दोबारा छिटक गया दिमाग बच्चों का, नई जनरेशन है, तो उनको बचाने के लिए, जुड़ाव रखने के लिए वी स्टार्टेड डूइंग ऑनलाइन रीडिंग। जहाँ जहाँ कहीं पे भी है, कईयों को दिक्कत आई कि भाई हमारे को नेटवर्क नहीं है, मैंने कहा पेड़ पे चढ़ जाओ बेटा छत पे चढ़ो, पेड़ पे जाओ, पढ़ेंगे। तो एवरी डे, हर रोज़ हम 2 घंटे मिनिमम हम रीडिंग करते थे, जिससे कि हम टच में रहें और बच्चे इधर उधर न जाएं। तो फिर एक बार फिर रीग्रुपिंग हो गई लकीली। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि हाउ टू कीप योर टीम इंटैक्ट और उनका इंटरेस्ट बनाए रखें, क्योंकि आप इंटरेस्ट बना के रखते हैं और सडनली एक ऐसा झटका लगता है कि लोग कहते हैं यार अब तो लेट्स लुक एट सम अदर थिंग। तो ये वाली चीज़ें जो थी वो हम उसको ना बचाने में थोड़ा बहुत कामयाब रहे इस चीज़ को। पैनल में सबसे छोटा मैं ही हूँ। तो सर ने जैसे बताया प्रॉब्लम्स तो थी, बट इस कोविड के टाइम में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली सेल्फ ग्रोथ की, जो अगर मैं एक पॉजिटिव साइड इसका बताऊँ, जैसे मैम शख्सियत करती है 300+ एपिसोड, सर ने IITC का किया। ऐसे बहुत से रंगकर्मी हैं जिनसे मैं सीखना चाहता था, जानना चाहता था, बट कोई साधन, कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी। कोविड के टाइम में जब उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाना, बताना शुरू किया, उनके डिस्कशन सुना, तो बहुत कुछ समझ में आया, लाइफ समझ में आई कि लाइफ की क्या इंपॉर्टेंस है, थिएटर की क्या इंपॉर्टेंस है, ह्यूमैनिटी। हम थिएटर में बात करते हैं कि थिएटर इज़ मोर ह्यूमन। वो कहाँ से समझ में, उस कोविड के टाइम में जब एक दूसरे के लोगों ने हेल्प करी, तो कैसे उसके बाद से आज हम सब लोग साथ मिलकर फिर से थिएटर को रिवाइव करना चाहते हैं। तो उसके बाद मैंने भी कई लोगों के साथ काम किया। हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ भी एक थी। मैंने एक ऑनलाइन प्रोडक्शन के, जैसे संदीप सर आए भी थे देखने, महारथी का हमने पूरा प्ले घर में बैठ के विथ विजुअल्स उसको डिज़ाइन किया था। तो अपॉर्चुनिटीज़ भी आई, बहुत नेगेटिव टाइम भी था, बट पॉजिटिव ये थी कि थिएटर की जो लौ थी ना, वो जलती रही, और वही आगे जलनी चाहिए, वही मैटर करता है। मैं थोड़ा सा लेट पहुंचा, तो मेरे ख्याल से हम इस बारे में बात कर रहे हैं, कोविड का समय थिएटर के लिए कैसा है। जी, तो मैं बहुत होपफुल रहता हूँ, मेरी हमेशा से आदत है, और शायद इसीलिए थिएटर कर रहा हूँ। थिएटर एक ऐसी चीज़ है, शायद बहुत सीनियर लोग भी यहाँ बैठे हैं, इस बात से वाकिफ रहेंगे कि पेरेंट्स का साथ नहीं रहता, परिवार का साथ नहीं रहता कि आप थिएटर कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे, बहुत चीज़ें थी। लेकिन मैं हमेशा से होपफुल था कि थिएटर ही करना है। बहुत सारी पढ़ाई इधर उधर करी, लेकिन घूम फिर के थिएटर ही कर रहे हैं, थिएटर ही फुल टाइम करते और कुछ नहीं करते। फिर जब ये कोविड का दौर शुरू हुआ, तो एक हफ्ता तो मैंने पूरी छुट्टी मनाई,
मेरी पूरी टीम बहुत मज़े कर रही थी कि चलो एक हफ्ते की छुट्टी है, मैं भी पूरी छुट्टी मना रहा था। एक हफ्ते के बाद एहसास होने लगा कि ये तो थोड़ा अब गड़बड़ हो रहा है। तो मैं इतना होपफुल था कि 22 तारीख को शायद जनता कर्फ्यू था और हमारा श्री राम सेंटर में एक शो था अश्वत्थामा, और 30 मार्च को हमारा एक फेस्टिवल था जिसके हम लोग पिछले लगभग 1 साल से तैयारी कर रहे थे, रहा रंग संगम। अब मैंने श्री राम सेंटर में बोला मेरी डेट आप 15 दिन आगे कर दीजिए। अरे सर अभी कोई आसार है नहीं। मैंने कहा कर दीजिए, आई एम वेरी होपफुल चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो मैं इस होप में था कि 15 दिन के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जब वो डेट भी और आगे बढ़ी तब थोड़ी दिक्कत होनी शुरू हुई, और यहाँ से अब समझना था कि अब इसे जूझा कैसे जाए, इससे निपटा कैसे जाए, इससे लड़ा कैसे जाए। हार नहीं माननी वरना वही बात आ जाए, कहा था ना नौकरी कर लो। मैंने कहा नहीं अब फाइट करना पड़ेगा। तो किस्मत बहुत अच्छी है कि कुछ मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे सिखाया गया है कि थिएटर कभी टीम में नहीं होता, एक परिवार में होता है। तो अब देखने का समय था ये परिवार है या टीम, लेकिन परिवार था। मेरी टीम मेरे साथ बनी रही और काफ़ी सारे यंग एक्टर्स, यंग कलाकार हैं जो काम करते हैं साथ में। बड़ों का आशीर्वाद रहता है, मेरे गुरुजनों का। अब यहाँ पर मैंने अपनी टीम को बोला, मैंने कहा कुछ नया ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो लगी टीम उसके ऊपर, ऑनलाइन मीडियम को छानना शुरू किया। आलोचना भी हुई जब हमने स्टार्ट किया कि ऑनलाइन थिएटर क्लासेस, तो इसकी आलोचना भी हुई। मैंने कहा लेकिन ठीक है, आने वाले समय में देखते हैं चीज़ कैसे चलती है, लेकिन चीज़ें बेहतर होने लगी। मुझे ये चीज़ ज़रूर समझ में आई, हाँ एक हीट है थिएटर करते समय जो हमें आपस में एक्सचेंज करनी है, वो हीट की कमी थी, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और हमें मिलने लगी और उन चीज़ों को हम आज भी लेकर चल रहे हैं। मेरा स्टूडियो है, स्टूडियो को मैंने लिया इस माइंडसेट के साथ था, इस तरीके से स्टार्ट किया था एक ब्लैक बॉक्स बनाऊंगा, लेकिन काम में इतना व्यस्त हो गए कि वो करने का मौका ही नहीं मिला। कोविड ने मजबूर कर दिया आप करोगे, तो वो हुआ, वो आज भी चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें एक शॉर्ट टर्म के लिए शायद कोविड हमसे लेकर गया, लेकिन जब कोविड गया वो चीज़ें हमारे साथ ही रही। कुछ नेगेटिव थी, कुछ बहुत पॉजिटिव, उन्हीं के साथ लेकर चल रहे हैं। एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो 2016 के आसपास हमने थिएटर लीला आने के ग्रुप में काम करना शुरू किया था, उस समय बहुत बड़ा चैलेंज था कि ऑडियंस नहीं है, नाटक तो कर रहे हैं, ऑडियंस नहीं है। एक बहुत बड़ी चीज़ जो खोई वो थी ऑडियंस। 2020 तक एक बहुत अच्छा ऑडियंस बना लिया था कि जब भी शो करते थे, भले ही इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मैच हो, लेकिन शो हाउसफुल हो जाता था। तो ये समझ में आ रहा था अपनी ऑडियंस बन गई है। ये चीज़ थी जो खोई, जिसकी चिंता थी, ये वापस कैसे पाएंगे। लेकिन लगातार दिनेश सर जो जिस तरीके से काम करते हैं कि उस समय भी फेस्टिवल करना है, ऐसी कुछ चीज़ें चलती नहीं लगा था। कुछ लोग ऑनलाइन कर रहे थे, सर ऑफलाइन करने में लगे पड़े थे, कितनी बार कैंसिल हुआ, लेकिन ये चीज़ें करते करते ऑडियंस शायद उसी तरीके से नहीं छूटी। आज भी देख रहा हूँ कि शायद ऑडियंस लौट आई है। अभी भी शोज कर रहे हैं तो ऑडियंस आ रही है। तो ये पूरा एक्सपीरियंस जर्नी रही कोविड के टाइम पे। अब तो चीज़ें मेरे ख्याल सब सामान्य है, बेहतर है और मज़ा आ रहा है दोबारा। सर आप बोलिए, मिली सर आप बोलिए। ये सभी लोगों के सहयोग से सबसे अच्छी बात ये रही कि पंचानन पाठक नृत्य फेस्टिवल हर साल होता रहा। 20 में भी हुआ, चाहे नोएडा में जाके हुआ, और नोएडा में सभी लोगों ने साथ दिया। आपके वरुण शर्मा जी हैं, आपके और भी काफ़ी लोग थे। वो बात दूसरी है, 3 नाटक हमने अपने आप ही करने पड़े क्यों 10 नाटकों के फेस्टिवल। और यहाँ हमारा मार्च का शो कैंसिल हुआ, 28 मार्च होली था शायद, लेकिन 3 अप्रैल को अक्षरा ने हमें पूरा सपोर्ट किया। अक्षरा ने शो कैंसिल नहीं होने दिए, जितना भी हो सका। अक्षरा में काफ़ी शो हुए हमारे। जब श्री राम सेंटर बंद थे, ये LTG बंद था, लेकिन अक्षरा ने काफ़ी सपोर्ट किया। उनका मैं उनकी पीठ पीछे तारीफ कर रहा हूँ। पूरे लॉकडाउन के दौरान कुछ पीरियड छोड़ के उन्होंने रेगुलर शो करवाए, और दर्शक भी जैसे आते थे, चाहे 50% ऑडियंस पे, 50 दर्शकों पे वहाँ शो करते रहे। और मैं ऑनलाइन तो जुड़ नहीं पाया इतना, मेरे को काफ़ी लोगों ने कहा भी, काजल मैम ने भी कहा, आपके नीरज शर्मा जी ने भी, काफ़ी लोगों ने कहा कि मैं कि अभी ऑनलाइन नहीं, मैं ऑफलाइन के चक्कर में हूँ। तो ऑफलाइन ही चलता रहा, सभी लोगों के सहयोग से ही चलता रहा। ये टीम वर्क है, जैसा कि वरुण जी ने कहा, टीम का क्या कहूँ, परिवार है ये। हमारा परिवार है, सब एक दूसरे के सहयोग से यहाँ चलते। तो वही अब भी चल रहा है हमारा, पिछले 2003 से लेकर अब तक रेगुलर चल रहा है।
कभी श्रीराम में, कभी अक्षरा में, कभी नोएडा में, कभी LTG में, ऐसे ही चलता जा रहा है। तो अब मैं चाहूँगा पांचाल जी कुछ बोलें। मैं तो यही कहूँगा कि जैसे ये इन्होंने वरुण जी ने बहुत अच्छी बात कही कि परिवार के अगर हम समझेंगे थिएटर को टीम ना समझ के, तो हमारा काम बहुत ही सुचारू रूप से चलता है। और जैसे हम देख भी रहे हैं 2003 से तो ये फेस्टिवल हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं दिनेश जी के साथ तो 80 से हूँ। तो दिनेश जी और हम एक ही परिवार की तरह से हम रहते हैं। जहाँ भी ये कहते हैं इनका बहुत बड़ा बड़प्पन है, मैं तो वैसे जूरी टीम में सबसे छोटा हूँ, लेकिन इनका बड़प्पन है कि मुझे इन्होंने इस लायक समझा हुआ है कि जूरी में रखा हुआ। तो इस फेस्टिवल को ऐसे ही चलता रहे, ये चलाते रहें और पूरी टीम का हमें सहयोग मिलता रहे हमेशा। तो ये इन लोगों से अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप लोग हमें ऐसे ही सहयोग करते रहें। और हमारे जो गुरुजी हैं पंचानन पाठक जी, उनका नाम हमेशा अमर रहे, इसी तरह से वो हमारे साथ जीवित रहें बस। बस सब जो सब लोग इंतजार कर रहे हैं, नहीं वो कर लेते हैं। मैं मतलब काफ़ी साल पहले थिएटर करता था दिल्ली में, रविंद्र जी गवाह हैं, दिनेश गवाह हैं, और मैं लगभग 30 साल बाद वापस दिल्ली आया। तो मैंने ये 16 नाटक देखे और 30 साल के बाद लगातार नाटक देखे, कोई भी नाटक मैंने छोड़ा नहीं। अच्छा लगा, एनर्जी अच्छी लगी, उत्साह लगा लोगों में, और जो यंग बच्चे बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं, बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं। तो करते रहें, लगातार करते रहें, अब देखते हैं आगे क्या होगा। पर 30 साल के बाद वापस थिएटर को लगातार दिल्ली में देखना जो शानदार एक्सपीरियंस रहा, देखते हैं आगे कैसे होता है। मैं एक अनुरोध दिनेश अहलावत जी से करूँगा। आप क्या हुक्म कीजिए। एक तो इस बात की हम सभी सराहना करते हैं कि एक तो नाटक कर रहे हैं, दूसरे पंचानन पाठक की स्मृति में हर साल समारोह कर रहे हैं। मेरा विनम्र अनुरोध है कि एक पंचानन पाठक जी की स्मृति में एक पुस्तक का भी प्रकाशन वो कराएं, अलग अलग थिएटर से जुड़े जो लोग हैं उनके लेख हों। तो ऐसा भी उसके लिए जुट जाएगा, थिएटर कम्युनिटी देगी, उसके लिए उनको अतिरिक्त धन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, कम्युनिटी के लोग भी दे देंगे, मैं भी उसमें कुछ कर दूंगा। पर एक किताब रहने से क्या होता है कि वो स्मृति ज़्यादा अस्थायी है। तो अहलावत जी को ही ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। आपके सहयोग से ही होगा जो कुछ होगा। तो अब हम अवार्डों की घोषणा के लिए तैयार हो जाए। सेकंड बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस, बताइए कौन हो सकता है? आप लोगों ने नाटक देखे होंगे, बताइए बताइए बताइए। मूर्ख मंडली और आफत में जान छोड़ के 14 नाटकों में से बताइए। राहुल रोहित किस नाटक से? आदि टेढ़ी मुगलिया से। अच्छा, ठीक ठीक। और बताइए, और क्या कीजिए। आपने एक ही नाटक देखा। 14 में से थिएटर लीला। ठीक है, बिल्कुल। आप अनाउंस कीजिए। एक थोड़ा लंबा सा नाम है, कुछ गैस हो रहा? मैं बताया था यार, हो रहा है कुछ गैस नहीं? जिसने सबसे ज्यादा सर्टिफिकेट लिए अजहर। जूलियस सीजर गोज रोम, लेकिन अजहर गोज राइट। आओ अरे इधर आओ ना, फोटो लेने वाले के लिए फोटो कौन लेगा? ये जब से पंचानन पाठक फेस्टिवल में शामिल हुए हैं, रॉन्ग ही करते आए। सर अगला भी गोज रॉन्ग है, पहले बता रहा हूं। बहुत सारे राइट में अवार्ड लेते हैं, ये रॉन्ग में भी अवार्ड लेते हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जस्ट एक सेकंड। सिंस थिएटर के लोग यहाँ अवेलेबल हैं,
यहाँ से कुछ कदम दूर एनएसडी के अंदर एनएसडी के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए, रंग कर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग फेसबुक पे जाइए, ज़रा उनके बारे में देखिए, पढ़िए क्या उनकी डिमांड्स हैं। अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो उनका सपोर्ट करिए, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इसको ज़रूर जानिए, इसके खिलाफ आवाज़ उठाए, क्योंकि रंग कर्म हम सबका है। थैंक यू। और सेकंड बेस्ट डायरेक्टर बताइए। आपने एक ही नाटक देखा है? एक ही देखा है। और कोई गैस कीजिए। संदीप सर और वरुण सर। अभी किसने बोला था? जी हाँ, मनोज सिंह रावत। अच्छा, मतलब खुद का नाम खुद ही ने बोला। मनु सिंह रावत फोर्थ प्लेयर में, तो उनके यहाँ पे लेने आए। बिल्कुल मैं उनके बिहाफ पे लेने आया हूँ। विशाल झा। बहुत अच्छा लगा सर आपने। बहुत अच्छा। अब इस फेस्टिवल के बेस्ट का नंबर आ गया, इसका तो गैस लगा ही सकते हैं। बताइए बेस्ट डायरेक्टर बताइए। अमूल सर। और बताइए अमूल सर, काजल मैम। अच्छा, मैं एक बताता हूँ, ये नाटक मैंने किया था इसी मंच पर। वरुण शर्मा, खालिद की खाला, बेस्ट डायरेक्टर खालिद की खाला। ये ऐसे डायरेक्टर हैं कि हमारे हर फेस्टिवल में कोई ना कोई इनाम लेके जरूर जाते हैं, हमेशा। थैंक यू सर। और दूसरा बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस बोलिए। हाँ जी, शांति। ट्विंकल कसाना। कांटे वोंटे। एक आध डायलेक्ट से बोल के दिखा दीजिए कैरेक्टर का, चुतिया तो ना हो। ठीक है ठीक है। कांटे वोंटे। अब है बेस्ट प्रोडक्शन। इसका मतलब है जिसकी डायरेक्शन भी अच्छी, एक्टिंग भी अच्छी, काफी कुछ अच्छा। बताइए। खूबसूरत बहू, वो तो बहू ही खूबसूरत हुई ना, आगे और भी तो परिवार में है। यस यस, अमूल सागर खूबसूरत बहू। अमूल सागर खूबसूरत बहू। आइए। एक्टिंग, म्यूजिक, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, एवरीथिंग। पूरी टीम आ जाती। 10 साल पहले अनटाइटल के रूप में भी बेस्ट प्रोडक्शन लिया था। पिछली बार हाँ, पिछली बार भी, हर बार ही। वेरी गुड। कंप्लीट टीम वाज गुड। ये पूरी टीम बहुत शानदार। हर एक एक्टर, हर एक का काम, म्यूजिक, कंपोजिशन, एवरीथिंग वाज सो गुड। आई एम लाइक वेरी गुड, लाइक थैंक यू। बहुत शानदार। और एक अवार्ड जो दिया जाता है, जो बहुमुखी कलाकार हमारे होते हैं, जो राइटिंग भी करते हैं, डायरेक्शन भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, गाते भी हैं। बताइए कौन? और प्रदीप सर। और बताइए बताइए।
गजराज नगर पंचानन पाठक अवार्ड। राज थिएटर ग्रुप नाटक ताजमहल का टेंडर। पंचानन पाठक जी के शिष्य एसआरसी से एक्टिंग कोर्स किया लगभग 90 के आसपास। कब किया? 91 में। कब से लगातार राज संस्था चल रही है इनकी। और हमारे फेस्टिवल में भी 2003 में पहला फेस्टिवल हुआ था, तो तब से रेगुलर कर रहे हैं। हमारे फेस्टिवल में भी हिस्सा 2003 में भी इन्होंने ताजमहल का टेंडर किया था, अब 22 में भी ताजमहल का टेंडर किया है। धन्यवाद। बोलना चाहेंगे? बस मैं तो धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ दिनेश जी का, क्योंकि लगातार 2003 से वो याद करते हैं, हमेशा मैं उनके साथ काम करता हूँ। और बस इतना ही कहना चाहता हूँ, और जो जूरी मेंबर्स उन तक धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपके मेहनत क्या है? आपका प्रयास है, इतने सालों से आप लगे हुए हैं थिएटर में और इतना अच्छा काम करते हैं, तो उसका इनाम है ये। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। 7 बजने वाले हैं, अब हमारा नाटक शुरू होगा आफत में जान। देखते हैं किसकी आफत में जान आती है, एक्टरों की, दर्शकों की, डायरेक्टर की। देखते हैं, ये तो आप देखने के बाद ही पता लगेगा। अभी शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वरुण शर्मा जी हैं, जो कि हर फेस्टिवल में हर साल जब से वो जुड़े हैं लगातार, तब से इस कार्यक्रम में, समारोह में हिस्सा लेते हैं और कोई ना कोई अवार्ड हर बार जीतते हैं। और इस बार इस फेस्टिवल में जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड उन्होंने जीता है। तो सर नमस्कार, बहुत स्वागत है सांची बात में। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को बताएं सर, आपका कौन सा प्ले था, किसके लिए आपने ये अवार्ड जीता? पंचानन पाठक सप्ताह हास्य नाटक समारोह में हम लोगों ने नाटक किया अपना। नाटक का नाम था खालिद की खाला, और एक कॉमेडी नाटक है, हास्य नाट्य समारोह है, तो कॉमेडी नाटक हम लोगों ने यहाँ पर किया। बहुत उत्साह के साथ इस नाटक को बनाया था। स्पेशली मैं हर साल एक कॉमेडी नाटक पे काम करता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि समारोह आने वाला है। तो लगभग 6 महीने पहले ही हम लोगों ने स्क्रिप्ट सर्च करी और उसके परमिशन के लिए जद्दोजहद करनी शुरू करी। परमिशन मिली और फिर हम लोगों ने नाटक को यहाँ पर स्टेज किया, और सफलतापूर्वक ये नाटक यहाँ पर आया और मंचन हुआ, और मुझे बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। जूरी का कहना है कि जो लीड एक्टर है बाबा खान, वो भी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, बेस्ट एक्टर का अवार्ड डिजर्व करते थे। ये कहना ही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच टू ऑल माई ऑडियंस, टू दिनेश अलावत सर एंड दी होल टीम ऑफ मास्क। हर साल एक ऐसा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना और उसको इतने पूरे 1 महीने तक उसको जज करना, उसके बाद एक अंत में ऐसा एक पुरस्कार वितरण समारोह अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, और सफलतापूर्वक इस मंचन का दर्शकों तक पहुंचाना। थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू सर। हमारे साथ मिस्टर गजराज नागर हैं, जो कि वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, और इन्होंने जो ताजमहल का टेंडर निकाला था इस फेस्टिवल में, जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसके लिए इन्हें यहाँ पर पारितोषिक दिया गया है, अवार्ड से नवाजा गया है। तो सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप बताएं सर, थिएटर को लेकर के और इस आज के अवार्ड को लेकर के हमारे दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले तो मैं दिनेश अलाव जी का धन्यवाद अदा करूँगा, क्योंकि वो 2003 से लगातार बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के इस तरह का फेस्टिवल करते आ रहे हैं। ये फेस्टिवल करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी, तो वो उसके लिए मतलब मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और उन्होंने एक जो एज ए कलाकार के नाते मुझे सम्मान दिया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ और पूरी जूरी का धन्यवाद अदा करता हूँ। मतलब ऐसे फेस्टिवल होते रहने चाहिए, अच्छा लगता है, और बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स को एक स्पेस मिलता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यूँ तो बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फेस्टिवल बहुत अच्छा फेस्टिवल है और इसमें सभी डायरेक्टर्स को भाग लेना चाहिए। सर, आप एक वरिष्ठ रंगकर्मी, इतने वर्षों से इस फील्ड में हैं, तो नए जो कलाकार जो थिएटर की ओर आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं रंगमंच के लिए एक परंपरा चली आ रही वर्षों से, मतलब हज़ारों साल से चली आ रही है और आज चलती रहेगी। तो यूं ही ये कारवां है, चलता रहेगा। हम जैसे सीनियर लोग आएंगे, फिर दूसरे लोग आ जाएंगे, वो अपनी शिद्दत से काम करें, अपनी मेहनत से काम करें, अपने सपनों को पूरे करें, जो भी उनके सपने रंगमंच को लेकर उसको पूरा करें, अच्छे अच्छे प्रोडक्शंस लाएं
और समाज को मैसेज भी दें। देखिए, मनोरंजन के साथ साथ हमारी ड्यूटी बनती है कि समाज को हम संदेश दें नाटकों के माध्यम से, और वो संदेश ऐसा हो कि समाज को सुधारने में, लोगों को सभ्य बनाने में, इस समाज को और लोगों की सोच को और सुंदर बनाने में अपना सहयोग दें। मैं तो कहूँगा कि रंगकर्मियों को इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, थिएटर की यही जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल जिम्मेदारी, मुझे लगता है जिम्मेदारी सभी की है। मतलब रंगकर्मियों की तो है ही, सभी की है। मुझे एक नागरिक होने के नाते, इस देश का नागरिक होने का, खाली रंगकर्मी नहीं, सभी की जिम्मेदारी बनती है। हाँ, बाकी नाटक एक ऐसा माध्यम है जिससे मनोरंजन भी होता है, संदेश भी, दोनों काम एक साथ मिल जाते हैं। और तीसरी चीज़, जो हमारा जो पैशन है, हमारी जो इच्छा है, हर किसी की इच्छा होती है कुछ ही बनने की, वो भी पूरी होती है। ये थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सांची बात की ओर से, शुक्रिया। हमारे साथ मिस्टर अजहर खान हैं, जो कि राइटर डायरेक्टर तो हैं ही, और आज इन्हें यहाँ पर जो पंचानन पाठक स्मृति सप्तांत हास्य नाट्य समारोह 2022 में जो बेस्ट प्रोडक्शन का जो अवार्ड मिला है, सेकंड बेस्ट प्रोडक्शन का जो अवार्ड मिला है, उसके लिए आइए इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है सर इस अवार्ड को पाकर? सर, इससे पहले 2019 में मुझे सेकंड बेस्ट डायरेक्टर मिला था, और इस बार टीम एफर्ट के लिए मिला है जूलियस सीजर के लिए सेकंड बेस्ट प्रोडक्शन। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बच्चों ने बहुत मेहनत करी थी, ऑडियंस ने अप्रिशिएट किया है, जूरी मेंबर ने अप्रिशिएट किया। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और हार्दिक उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हमें सेकंड बेस्ट प्रोडक्शन समझा। और हम कोशिश रहेंगे कि आगे और अच्छा नाटक ला के ऑडियंस को दिखाते रहें, और ऐसे ही पंचानन पाठक जी के हास्य सप्ताहांत समारोह में गोज़ रॉन्ग की एक सीरीज़ अपनी कंटिन्यू रखें, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है वो हर साल इस फेस्टिवल में आती है गोज़ रॉन्ग देखने। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारी बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप इसी तरह कला के क्षेत्र में अपना योगदान देते रहें। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने। एंड वन मोर थिंग, सच्ची बात के लिए आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब करिए, और बहुत मेहनत करती है टीम, थिएटर को प्रमोट कर रही है। थोड़ा सा प्रमोशन आप भी इन लोग का करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू। हमारे साथ ट्विंकल कसाना है, जो कि उभरती हुई अदाकारा हैं, और आज इस फेस्टिवल में उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। तो बहुत स्वागत है सांची बात में। इस अवार्ड को लेकर, इस फेस्टिवल को लेकर और अपने अभिनय को लेकर कुछ दर्शकों को बताएं। मैं बहुत खुश हूँ और कांट पे वॉन्ट पे के लिए आपको ये अवार्ड से नवाजा गया है। कांट पे वोंट पे रिटन बाय दारियो फो, तो हमने फार्स किया था जिसमें मेरा कैरेक्टर अनीता था, और कि गो एक्सप्लोर, और जब तक मन करे तब तक एक्सप्लोर करो, चाहे कोई कुछ भी बोले, अपने दिल की सुनो और करो। दैट्स इट। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ बहुत ही सीनियर वरिष्ठ रंगकर्मी और जो इस फेस्टिवल में जूरी मेंबर थे जुड़ चुके हैं, मिस्टर अजय रोहिल्ला जी। बहुत स्वागत है हमारे चैनल सांची बात में। इस टीम में आप हिस्सा रहे, जूरी मेंबर रहे, तो कितना चुनौती भरा रहा जो अभी आज जो अवार्ड फंक्शन? वाकई चुनौती भरा था, क्योंकि 14 नाटक थे और सबने अच्छा किया, सबने अपनी तरफ से प्रयास किया, और उन सबके अच्छे प्रयास में सबसे बेहतर चुनना वाकई मुश्किल होता है। और फॉर्चुनेटली मैंने सभी नाटक देखे और पूरे देखे, और लेकिन बेस्ट तो एक ही होता है, तो बेस्ट एक ही था, वो था खूबसूरत बहू। पंचानन पाठक साहब को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, पंचानन पाठक साहब को लेकर ये कहना चाहूँगा कि उनसे मेरा परिचय जो है 1978 से था, और उनसे बहुत कुछ सीखा। सीखने के अलावा उनके साथ काम किया, मतलब हम दोनों को एक्टर साथ में होते थे, एक तरफ वो एक तरफ मैं। हमने फिल्में साथ में की, हमने थिएटर साथ में किया। उनकी याद में दिनेश करता है, बहुत शानदार काम करता है, और ऐसा थिएटर में मैंने देखा नहीं किसी को अपने गुरु के लिए इतना काम करते हुए, इतना समर्पित। लगातार 20 सालों से सफल आयोजन काम कर रहा है। सो गॉड ब्लेस हिम, दैट्स इट। थैंक यू सर, सांची बात को आपने समय दिया, थैंक यू सो मच। तो आपने देखा जो पंचानन पाठक स्मृति सप्ताहांत हास्य नाट्य समारोह 2022 का आयोजन यहाँ लिटिल थिएटर ग्रुप में हो रहा था, और इसमें जो 14 नाटक थे
उस 14 नाटकों में कौन सा बेस्ट प्रोडक्शन था, बेस्ट एक्टर था, बेस्ट राइटर, बेस्ट डायरेक्टर, उन सभी को यहाँ पर अवार्ड से नवाजा गया। तो इस अवार्ड को देने में जो हमारी जूरी जो कमेटी रही वो कितनी जो है मतलब सफल रही, किस तरह से उन्होंने अपना निर्णय लिया और वो निर्णय में कहाँ तक सही रहे, इस बात को आप ज़रूर हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी अवार्ड फंक्शन के साथ मैं रूप सिंह गोसाई आपसे विदा लेता हूं। अगले कार्यक्रम में अगले नाटक के साथ फिर से मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।